हेलो एवरीवन, दिस इज सागर बंसल। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं हम सभी लोग? अगर आप नए व्यूअर हैं और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर आप नए हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो सागर बंसल के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको 9, 10, 11, 12 की सारी पीडीएफ जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। बच्चे लोग, आपको पता है आपकी साइंस का कोड क्या है? साइंस का कोड है 0 से 86। आप लोग याद रखेंगे, राइट? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। जल्दी से जुड़ जाइए, और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है तो आप अन्य लोगों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएंगे। वीडियो आपकी जिज्ञासा की हैंडबुक से ली गई है। आप जिज्ञासा की हैंडबुक्स को अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, पहला टॉपिक आपका राइज होता है, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। एक ऐसी ब्रांच है, किसकी ब्रांच है बच्चों? एक ऐसी ब्रांच आपकी साइंस की या फिजिक्स की जो डील करती है आपकी चार्ज इन मोशन को, यानी कि मोशन का चार्ज क्या है उसे अगर आप उसकी स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं। तो चार्ज क्या चीज है आपकी? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी मैटर की जो दिखाती है आपको किस किस के इफेक्ट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है। ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की? ऐसा यूनिट होती है बच्चों चार्ज की कूलम। क्या होती है ऐसा यूनिट चार्ज की? कूलम। दो टाइप के चार्ज होते हैं आपके नेचर में, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या बोला जाता है? प्रोटॉन्स। और नेगेटिव को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव को क्या बोला जाएगा? प्रोटॉन्स। और नेगेटिव को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स, राइट? जो चार्ज होता है आपका प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे, वो बिल्कुल सेम होता है, बस उनका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट साइन होता है, राइट? लेकिन दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सेम होता है। 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बच्चे, दो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। पहली, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्ज होगा, जो सेम चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but it can be transformed from one form to another। यानी चार्ज जो है वो आपका ना तो बन सकता है नहीं डिस्ट्रॉय होता है, बट वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए चार्ज आपका कंजर्व्ड हो जाता है। कैसे रहता है चार्ज? कंजर्व्ड रहता है। नेक्स्ट बच्चे लोग, नेक्स्ट इज What is electric current? अब इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज होती है? It is defined as the total amount of charge flowing in a particular area in unit time। बच्चे लोग, एक कंडक्टर के अंदर जितना करंट आपका फ्लो, करंट क्या बताता है? एक कंडक्टर के अंदर आपका जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, वो क्या बताता है आपको? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं किससे? आई से, और फॉर्मूला होता है इसका I is equal to Q upon T। क्या फॉर्मूला होता है? I is equal to Q upon T, जहां पे I क्या होता है आपका करंट, Q क्या होता है आपका अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द कंडक्टर, और T क्या होता है आपका टाइम इंटरवल। ठीक है, करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है आपकी? एक स्केलर क्वांटिटी है। जो ऐसा यूनिट होती है करंट की, वो क्या होती है बच्चे लोग? एम्पियर। जो ऐसा यूनिट होती है करंट की, वो क्या होती है? एम्पियर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 एम्पियर क्या होता है? तो आप बताएंगे 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड। अगर एक सर्किट में, एक कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, तो उसे बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। जैसे कि आपको नजर आ रहा है I is equal to Q upon T, तो चार्ज आपका 1 कूलम है और टाइम आपका 1 सेकंड है, तो आपका करंट क्या हो जाएगा बच्चे लोग? 1 एम्पियर हो जाएगा, यानी 1 कूलम पर 1 सेकंड। तो 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है? 1 कूलम पर 1 सेकंड के। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट, अब आपके सामने क्या दिख रखा है? जो करंट है उसे स्मॉल यूनिट्स में भी हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि मिली एम्पियर में और माइक्रो एम्पियर में। तो मिली एम्पियर होता है 10 की पावर -3 एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। करंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चे लोग?
करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। ठीक है, अब आपको पता है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप जानते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किससे किस तरफ को होगा, वो आपका पॉजिटिव की तरफ को होगा नेगेटिव से, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव उसे रिपेल करेगा और पॉजिटिव उसे अट्रैक्ट करेगा। तो जो करंट की डायरेक्शन होती है ना बच्चे लोग, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। तो इसलिए मैंने आपकी लाइन में यहाँ पे लिख के दिया हुआ है the direction of current is taken as opposite to the direction of motion of electron। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन के हिसाब से जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब बच्चे लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अप यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जितना आपका चार्ज एक जगह से दूसरे से इलेक्ट्रिक करेगा उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, वोल्टेज। इसलिए इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चे लोग, वोल्ट। क्या होती है इसके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। आप लोग याद रखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, वोल्ट होती है इसकी SI यूनिट। ठीक है, याद रखेंगे। तो जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किससे, एक बैटरी से, तो करंट फ्लो करना आपका स्टार्ट कर जाता है, करंट फ्लो करना आपका स्टार्ट कर जाता है और इलेक्ट्रॉन्स आपके एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ 1 वोल्ट, आपका 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब आप 1 जूल वर्क करेंगे किसी सर्किट में एक कूलम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, या एक कूलम चार्ज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो वर्क किया जाएगा उसे 1 वोल्ट बोलेंगे। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। ठीक है, इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे और आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चे लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। अगला टॉपिक क्या है आपका, इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिएगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, आप ये फिगर वगैरह छोड़ दीजिएगा, ये जो टेबल वगैरह लिखा है ये मत लिखिएगा, आप बाकी की चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट इज अ सिंपलीफाइड सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो आप सर्किट डायग्राम बना के दिखाते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सारे के सारे सर्किट सिंबल मैंने आपको बना के दिखा रखे हैं, एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं आपके। तो आप इन्हें इसी तरीके से बनाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होती है और एक नेगेटिव होती है। बैटरी में बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है। प्लग की और स्विच, यानी कि ये स्विच दे रखा है आपको, ओपन स्विच है, अगर यहाँ पे डॉट लग जाएगी तो एक क्लोज स्विच बन जाएगा। एक जॉइंट वायर दिखा रखा है, यानी 2 वायर आपस में आपकी जॉइंट है। क्रॉसिंग वायर आपकी मतलब कि 2 वायर आपस में क्रॉस कर रही है, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आपको बल्ब दिखा रखा है, तो आप इस तरीके से बल्ब दिखा सकते हैं, और ये घुमा के वायर भी बल्ब दिखा सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है, यानी आपके घर में जो अप्लायंसेस लगे हुए हैं आप ये रेजिस्टेंस की हेल्प से दिखा सकते हैं। ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। इसका क्या मतलब है बच्चे लोग, इसका मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस चेंज हो रही है करंट के हिसाब से। जैसे कि आपके घर का पंखा है तो आप रेगुलेटर से रेजिस्टेंस और करंट कम बढ़ती कर सकते हैं। ये है आपका एमीटर, जो करंट को सर्किट में मेजर करता है उसे बोलते हैं एमीटर। एक होता है वोल्टमीटर, जो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को मेजर करता है। बच्चे लोग एक गैल्वेनोमीटर और होता है, जी के नाम से ऐसी सर्किट बनाएंगे और बीच में लिख देंगे जी, ठीक है, उसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर आपका क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट है या नहीं है। जैसे आपके घर में टेस्टर होता है तो उसे गैल्वेनोमीटर बोलते हैं सर्किट का। अगला टॉपिक है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो करंट को मेजर करता है, दैट इज कॉल्ड एमीटर। तो एमीटर आपका क्या करता है, करंट को मेजर करता है। सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाया जाता है सर्किट में, और उसकी जो रेजिस्टेंस होती है बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए उसे सीरीज में लगाया जाता है। नाउ वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर आपके सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। किसे मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है 2 पॉइंट्स में। ये हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है बच्चे लोग, पैरेलल में लगाया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। क्यों, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है बच्चे लोग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। अगला टॉपिक है आपका ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप जरूर याद कीजिएगा।
ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ आपका एक ऐसा लॉ है जो करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताता है। ये कहता है कि जितना सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम उसमें पास कर रहे हैं बैटरी से, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V अपॉन I आपका हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि I जो मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो V अपॉन I आपका कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो R इज योर कांस्टेंट, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो R आपका कांस्टेंट आ जाएगा। हियर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी व्हिच इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसे? रेजिस्टेंस। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिंग जो करंट के फ्लो को या बोले तो चार्ज के फ्लो को रोकती है, रेजिस्ट करती है एक सर्किट में फ्लो करने से। इसकी जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की वो ओम होती है, और इसे ग्रीक लेटर से लिखा जाता है जिसे हम बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? ओमेगा बोलते हैं। तो 1 ओम क्या हो जाएगी आपकी? देखिए यहीं से देख लीजिए 1 ओम क्या हो जाएगी। जब 1 वोल्ट सर्किट में हम लोग क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस पास करेंगे। अगर सर्किट में करंट 1 एम्पीयर जा रहा है तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? तो रेजिस्टेंस हो जाएगी आपकी 1 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? 1 ओम। लिख पाएंगे आप लोग 1 ओम किसके इक्वल होगा? 1 वोल्ट पर 1 एम्पीयर के इक्वल होगा। नाउ पेपर में क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर? सो पहला है जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यानी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो R, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहाँ पे रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। यहाँ के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चार चीजों पर डिपेंड करता है, किस किस पे? लेंथ पे, एरिया पे, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे। किस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे। लेंथ पे, एरिया पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे, चार चीजों पे डिपेंड करता है क्या? आपका रेजिस्टेंस। याद रखेंगे, एक नंबर में पेपर में आते ही आता है ये। Now the next topic is electrical resistivity। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? आपकी नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आपकी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेजिस्टेंस है वो चार फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की वो क्या होती है बच्चे लोग? ओम मीटर। क्या होती है एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर। आप लोग याद रखेंगे। अगर बच्चे लोग आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सागर बंसल से ले सकते हैं। आप जिज्ञासा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जरूर। ठीक है, आगे आने वाले नोट्स के लिए आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, और हमारा यूट्यूब चैनल सागर बंसल जरूर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट, अगर आप 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे हैं, मैथ, साइंस और रीजनिंग के लिए आपको एनटीएससी और केवीपीवाई की पूरी तैयारी कराई जाती है इस चैनल पे, आपके अपने चैनल सागर बंसल पे। Now the next topic is classification of elements on the basis of resistivity। Classification of elements बच्चे लोग हम पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम मेटल्स और अलॉयज की बात करें, उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है। कैसी होती है रेजिस्टिविटी? लो रेजिस्टिविटी होती है, करंट आराम से पास हो जाएगा। अगर आपसे पूछ जाए रेजिस्टिविटी की रेंज क्या होती है तो आप बताएंगे 10 की पावर -8 से लेकर 10 की पावर, बताइए क्या लिखा है? 10 की पावर -6 मीटर तक इसकी रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, ये ओम मीटर लिखा हुआ है बच्चे, इसे सही से लिख लेना, ओम मीटर है ये। ठीक है, ओ और क्यू लिखा हुआ है, यहाँ से सही से सिंबल बना लीजिएगा ओम का। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपके मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके थ्रू करंट आसानी से पास हो जाता है। ठीक है, इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होगी, 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 17 ओम मीटर तक इनकी रेजिस्टिविटी होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यहाँ से आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर पता चल गया। जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो कंडक्टर, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती वो आपके इंसुलेटर्स। नाउ यूज ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे आपको पता है रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हम कौन कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके कॉपर और एल्यूमिनियम है, वो आपके इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा लो होती है।
ऐसे आपके जो अलॉयज हैं वो आपके इलेक्ट्रिक हीटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है रेजिस्टिविटी जो होती है अलॉयज की वो जनरली हायर होती है एज कंपेयर टू मेटल। तो अलॉयज जो है वो आपके ऑक्सीडाइज नहीं करते हाई टेम्परेचर पर भी, बट आपके मेटल्स क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, पर आपके अलॉयज ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे हाई टेम्परेचर पे। इसी वजह से जो आपके अलॉयज हैं क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं करते, उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटिन जो है वो आपके इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आ गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी या तो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे या रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। बच्चे लोग कैसे बताएंगे रेजिस्टेंस सीरीज में या पैरेलल में? जैसे कि आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड में आपका सीरीज दिखा रखा है, राइट साइड में आपका पैरेलल दिखा रखा है। सीरीज का मतलब क्या है, R1 R2 R3 आपके तीनों एक ही वायर से कनेक्टेड है, और पैरेलल में आपको नजर आ रहा है R1 R2 R3 तीनों आपके अलग अलग वायर से कनेक्टेड हैं। तो आपका फायदा ये होगा पैरेलल में कि अगर कोई भी एक अप्लायंस से फूक जाता है, सपोज कीजिए आपका जो ये R1 है, ये जो आपका R1 है ये फूक गया, तो बच्चे लोग ये आपके R2 और R3 जो आपके अप्लायंसेस हैं चलते रहेंगे। अब लेकिन यहाँ सीरीज में क्या है कि अगर एक भी फूक गया तो बाकी आपका पूरा का पूरा कनेक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए कौन सा सर्किट बढ़िया आपका, पैरेलल सर्किट आपका बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट आपका सेम होगा हर रजिस्टर में, और यहाँ पे करंट क्या होगा आपका डिवाइड हो जाएगा किसमें, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 में। सीरीज में आपकी वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। पैरेलल में आपका करंट सेम रहेगा हर रजिस्टर में। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस आती है सीरीज में वो कितनी होती है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और जो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। जितने भी आप रजिस्टर कनेक्ट करेंगे किसमें, पैरेलल या सीरीज में, याद रखेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने सीरीज और पैरेलल के लिए। For getting maximum equivalent resistance, all resistors should be connected in series, and for getting minimum equivalent resistance, for resistors should be connected in parallel. अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप सर्किट को किस में कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में। अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप सर्किट को किस में कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल में। ठीक है, अगर हम डोमेस्टिक सर्किट की बात करें तो कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि सीरीज अरेंजमेंट में अगर एक भी अप्लायंस आपका फेल हो गया या स्विच ऑफ हो गया तो बाकी सारे अप्लायंसेस आपके काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो 5 जनों को जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। राइट, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएं। नाउ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बच्चे लोग, एक ऐसा रेट यानी कि जिससे आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करती है, फ्लो करती है एक सर्किट में, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर आप जानते हो दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी आप किस समय, आप कितने टाइम में कौन सा काम कर रहे हैं, कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उसे इलेक्ट्रिक पावर आप बोलेंगे, उसे डिनोट करते हैं P से। तो इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला क्या होता है आपका, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो आपके 9th क्लास का फॉर्मूला है और आपको पहले से ही आना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला यहाँ पे 3 याद करने हैं आपको, न्यूमेरिकल में आपका काम आएगा। P इज इक्वल टू V इंटू आई, एक फॉर्मूला तो ये होता है P इज इक्वल टू V अपॉन आई, और P इज इक्वल टू V इंटू आई, आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन आर। बच्चे लोग ये ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है शायद, तो ये P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, यहाँ पे इंटू लगा लिया है तो आप अंडर रह गया है, तो आप यहाँ पे P इज इक्वल टू V इंटू आई लगा लीजिएगा, और आई स्क्वायर आर होता है, V स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो 3 ये पावर की क्या होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, आई स्क्वायर आर होता है, V स्क्वायर अपॉन आर होता है। राइट, सो 1 वॉट क्या होता है, तो 1 वॉट आपकी कब होगी, जब 1 जूल वर्क होगा आपका
1 सेकंड में। एक डेफिनेशन तो ये हो गई आपकी। एक इलेक्ट्रिक पावर के जो मैंने आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख के दी है वो क्या है आपकी, जब आपका सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और जब पोटेंशियल डिफरेंस आपकी 1 वोल्ट होगी तो आपका वर्क कितना होगा, आपका जो पावर होगा वो आपका 1 वॉट होगा। पावर आपका 1 वॉट होगा कब, जब आपकी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगी और 1 एम्पियर आपका करंट होगा। तो यानी जो ऐसा यूनिट होती है पावर की वो क्या होती है बच्चे लोग, वॉट होती है। क्या होती है, वॉट, WATT। ठीक है, जो लार्जर यूनिट होती है पावर की वो आपकी किलोवाट होगी। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की वो होती है 1 किलोवाट आवर। जैसे कि आप अपने घरों के मीटर में देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, यूनिट्स के। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 into 10 की पावर 6 जूल के। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 3.6 into 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होता है। तो 1 किलोवाट एनर्जी का मतलब क्या है कि 1 किलोवाट जो पावर है वो 1 घंटे में इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चे लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है कि जब भी आपका इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा किसी वायर में तो आपकी जो वायर है वो हीट हो जाएगी और टेम्परेचर वायर का बढ़ जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बच्चे लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये साइंटिस्ट थे आपके जूल, उन्होंने अपना लॉ दिया हीटिंग के ऊपर। उन्होंने क्या बोला, जो हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर में, जो हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस की, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, यानी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है T के। अगर मैं तीनों को कंबाइन कर लूं तो मेरा फॉर्मूला बनेगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो बच्चे लोग हीट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। ठीक है, हीट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। ये आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे। Now, practical applications of heating effect of electric current. What are the practical applications? सबसे पहले incandescent electric lamp. अगर हम एक इलेक्ट्रिक लैंप की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हम जानते हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, आपका लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो फिलामेंट होता है, जो वायर होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, आपको पता है वो किसका बना होता है बच्चे लोग, वो आपका टंगस्टन मेटल का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन मेटल का, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। आप कितना भी टेम्परेचर पास कर लो वो आपका बर्न नहीं होगा। ठीक है, तो थर्मली आइसोलेटेड होता है इंसुलेटेड सपोर्ट के साथ। जो आपकी उसके अंदर, जो बल्ब के अंदर और ट्यूब के अंदर जो गैसेस भरी होती है वो कौन सी गैस होती है बच्चे लोग, वो आपकी इनएक्टिव गैसेस होती हैं, आर्गन और नाइट्रोजन। कौन कौन सी गैस होती है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि वो फिलामेंट की लाइफ को बढ़ा देता है। क्या कर देता है, वो फिलामेंट की जो लाइफ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक, उसके बाद जो फिलामेंट है वो आपका हीट होता है। ठीक है, जो फिलामेंट है वो आपका हीट होता है बहुत टेम्परेचर पे, 2700 डिग्री सेल्सियस पे। इट बिकम्स व्हाइट ऑफ एंड स्टार्ट रेडिएटिंग हीट एंड लाइट। तो वो क्या करता है, वो आपका व्हाइट हॉट हो जाता है और रेडिएट करने स्टार्ट कर देता है हीट और लाइट को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूज। एक फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक आपका सेफ्टी डिवाइस है जो आपके सर्किट को, हाउस होल्ड सर्किट को, या बोले तो आपका कमर्शियल सर्किट को आप बोले तो ज्यादा हाई पावर का करंट पास करने से बचाता है सर्किट में, ताकि आपकी जो अप्लायंसेस हैं वो आपके खराब ना हो जाएं, वो आपके बर्न आउट ना हो जाएं। ये प्रोटेक्ट करता है सर्किट को और स्टॉप करता है फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई करंट, यानी सर्किट में हाई करंट ना पास हो जाए। तो इसे प्रोटेक्ट करता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, ये एक वायर से बना होता है, जो वायर आपकी क्या करती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है कि जरा सा भी अगर टेम्परेचर हाई पास होगा तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा अपनी वायर को मेल्ट करके। ठीक है, इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू, अगर जो करंट है वो स्पेसिफाइड वैल्यू से ज्यादा फ्लो कर जाता है सर्किट में, तो टेम्परेचर जो है फ्यूज वायर का वो क्या कर जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा, जिससे आपकी फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगी और सर्किट आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बच्चे लोग। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, पूरे इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग इस चैप्टर को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, राइट। आप लोग जिज्ञासा को, सागर बंसल सर को आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, अपने टेलीग्राम पे और फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप जिज्ञासा क्लासेस को, यूट्यूब पे आप सागर बंसल को,
टेलीग्राम पे आप सागर बंसल को और फेसबुक पे आप जिज्ञासा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। अनलिमिटेड बेनिफिट्स के लिए 5 बच्चों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव जिज्ञासा, पढ़ते रहिए और सभी को शेयर करते रहिए। गुड